पांचाल GKGS रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। स्वागत है आप सभी का पांचाल जीके रिसर्च सेंटर के अंतर्गत। और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र। और मानव श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं और उसके बारे में जो प्रमुख जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि श्वसन क्या होता है। श्वसन क्या होता है? श्वसन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान जो कि पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होता है, उसे श्वसन कहते हैं। तो CO2 का आदान प्रदान जो पर्यावरण, रक्त, कोशिकाओं के मध्य होता है। तो श्वसन किसे कहेंगे? CO2 का आदान प्रदान जो पर्यावरण, रक्त व कोशिकाओं के मध्य होता है, उसे श्वसन कहते हैं। अब जो पर्यावरण के अंतर्गत जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.003% होती है। तो वायुमंडल के अंदर CO2 है जो 0.003% होती है। तो श्वसन यहाँ पर हो गया है। और अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अंगों के बारे में। सबसे जो ध्यान देने योग्य बात है कि श्वसन के द्वारा वो ATP का उत्पादन होता है। ATP का उत्पादन होता है तो ATP का पूरा नाम भी आपको याद रखना होगा। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ATP का पूरा नाम क्या होता है। ATP का जो पूरा नाम होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। और अब हम देखते हैं कि मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत कितने अंग आते हैं या मानव श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा निचला श्वसन तंत्र और तीसरा श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत मुख, ग्रसनी, नासागुआ आती हैं। मुख, ग्रसनी, नासागुआ और लेरिक्स। निचले श्वसन तंत्र के अंतर्गत श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े आते हैं। तो यहाँ पर ऊपरी श्वसन तंत्र के 4 भाग होते हैं, मुख, ग्रसनी, नासागुआ और लेरिक्स। निचले श्वसन तंत्र में श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े और श्वसन मांसपेशियों होती है। मानव श्वसन तंत्र के ये मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। तो आप इसे उतार लीजिए। हम बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे ऊपर की ओर नासिका पाई जाती है। नासिका पर 2 छिद्र पाए जाते हैं, जिसे नासिका छिद्र कहते हैं या नासा छिद्र कहते हैं। ग्रसनी होती है, ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासागुआ और इसके अंतर्गत और भी आते हैं। तो नासागुआ से वायु को लेरिक्स तक दिया जाता है। लेरिक्स एक झिल्ली नुमा संरचना होती है
और झिल्लीनुमा संरचना लिरिक्स के बाद श्वास नली आती है। श्वास नली में छल्ले के आकार की संरचना होती है। श्वास नली जब श्वास नली में पहुंचता है तो ये श्वास नली को चिपकने नहीं देती है संरचना। बाद में जो श्वास नली है वो आगे जाकर दो श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, बाकी दो श्वसनियों में बढ़ जाती है। दोनों श्वसनी जो होती है वो फेफड़ों की ओर जाती है, दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़ों के अंतर्गत। फेफड़े दो पाए जाते हैं, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं जो गुलाबी रंग के होते हैं। इसके अंदर अनेक श्वसनिकाएं पाई जाती है जो कि यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। तो आप इस मानव श्वसन तंत्र के चित्र को उतार लीजिए और प्रमुख अंगों के बारे में हम जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में, जो कि मानव श्वसन तंत्र का एक भाग है। मतलब 3 भागों में बांटा था जिसको अपन ने ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम इसको 4 भागों में पढ़ते हैं। पहला जो भाग होता है वह होता है नासिका या नाक जिसका हम कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो मुख होता है जो कि द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। तीसरा जो भाग होता है वो ग्रसनी होती है। और नंबर 4 जो भाग होता है वो होता है, पहला जो नासिका होती है, दूसरा मुख होता है, तीसरा ग्रसनी होती है और नंबर 4 जो भाग होता है वो स्वर यंत्र या लिरिक्स जिसे अपन कहते हैं। तो ये ऊपरी श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। तो इन अंगों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप इसको उतार लीजिए। तो अब हम बात करते हैं नासिका के बारे में, जो कि ऊपरी श्वसन तंत्र का पहला अंग था। नासिका जो होती है वो अंदर की ओर 2 छिद्रों, मतलब बाहर से 2 छिद्रों की ओर खुलती है जिसे नासा छिद्र कहते हैं। 2 छिद्रों द्वारा बाहर की ओर खुलती है, जिसे नासा छिद्र कहते हैं। नासिका के अंदर एक बड़ी गुहा पाई जाती है जिसे नासा गुहा कहते हैं। इसके अंदर बड़ी गुहा पाई जाती है जिसे नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा है जो नासा ग्रसनी में खुलती है। तो नासा गुहा नासा ग्रसनी में खुलती है और नासिका के अंदर जो मुख्य रोम पाए जाते हैं, सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं, जिनके द्वारा वायु को अंदर लिया जाता है तो फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। जो भी धूल कण वायु के साथ आते हैं या परागकण, जो भी कुछ जो अवशिष्ट पदार्थ जो आते हैं वायु के साथ, उनको इन रोमों के द्वारा रोक लिया जाता है। तो नासिका के अंदर सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं जो कि फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। तो नासिका में क्या होता है, 2 छिद्र, जो नासिका है 2 छिद्रों के द्वारा बाहर की ओर खुलती है जिन्हें नासा छिद्र कहते हैं। इसके अंदर बड़ी गुहा पाई जाती है जिसे नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा नासा ग्रसनी में खुलती है और नासिका के अंदर सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं जो कि फिल्टर के तौर पर कार्य करते हैं। तो आप इसको उतार लीजिए। तो बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, जो कि है मुख। मुख के अंदर श्वसन को क्यों पढ़ रहे हैं, तो मुख के अंदर हम श्वसन के अंदर मुख को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो मुख है वो द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है।
द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य क्यों करता है कि किसी कारणवश अगर हम नाक से सांस नहीं ले पाते हैं तो मुख के द्वारा हम सांस ले सकते हैं, लेकिन मुख के द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो वो ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है। वायु सीधी अंदर की ओर चली जाती है और वायु के अंदर आपको पता है अनेक धूलकण वगैरह या परागकण वगैरह पाए जाते हैं, तो उनको फिल्ट्रेट नहीं किया जाता है। तो मुख का जो कार्य होता है वो द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। ये द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में। और दूसरी बड़ी बात ये मुख रश्मि है, मुख रश्मि में कोई कार्य है। तो यहाँ पर ये मुख हो गया है, आप इसको उतार लीजिए। बात करते हैं नंबर 3 ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी एक कीटनुमा संरचना होती है। ग्रसनी एक कीटनुमा संरचना होती है। ग्रसनी एक कीटनुमा संरचना होती है तथा ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होता है नासाग्रसनी होता है। दूसरा जो भाग होता है मुखग्रसनी होता है और तीसरा जो भाग होता है वो कंठग्रसनी होता है। वायु जब नासा गुहा में आती है तो नासा गुहा में वायु आने पर नासाग्रसनी में भेज दी जाती है और नासाग्रसनी से होती हुई वायु मुखग्रसनी में आती है और मुखग्रसनी से कंठग्रसनी में और कंठग्रसनी के द्वारा वायु को एपिग्लोटिस एक स्वर यंत्र के पास भेज दिया जाता है और वहां पर फिर स्वर यंत्र कंपन करता है, जिसके द्वारा कंपन होने के कारण आवाज निकलती है हमारे मुंह से। तो यहाँ पर ग्रसनी एक कीटनुमा संरचना होती है। ग्रसनी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी। वायु सर्वप्रथम नासाग्रसनी में जाती है, फिर मुखग्रसनी में और फिर कंठग्रसनी से होती हुई स्वर यंत्र तक भेज दी जाती है। तो आप इसको उतार लीजिए। नंबर 4 पर हम बात करते हैं स्वर यंत्र की। स्वर यंत्र क्या होता है? स्वर यंत्र को लेरिक्स भी कहते हैं। लेरिक्स भी कहते हैं, स्वर यंत्र को लेरिक्स भी कहते हैं तथा स्वर यंत्र में झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। स्वर यंत्र में एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे स्वर रज्जु कहते हैं। तो स्वर यंत्र में एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे स्वर रज्जु भी कहते हैं और जो स्वर यंत्र है वो 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि स्वर यंत्र कितनी प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है? तो 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो स्वर यंत्र लेरिक्स भी कहा जाता है। स्वर यंत्र में एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे स्वर रज्जु कहते हैं। 9 प्रकार की उपास्थियों से यह मिलकर बना होता है। तो आप इसको उतार लीजिए। तो बात करते हैं नंबर 2 जो निचला श्वसन तंत्र होता है। हमने बताया था कि श्वसन तंत्र के 3 भाग होते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। तो निचले श्वसन तंत्र के अंतर्गत प्रमुख जो अंग होते हैं वो होते हैं श्वास नली,
श्वसनी, इसे श्वसनिका भी कहते हैं। इसको ब्रोंकाई भी कहते हैं। और नंबर 3 पर आते हैं फेफड़े। तो निचले श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम श्वास नली, श्वसनी या श्वसनिका, जिसे ब्रोंकाई भी कहते हैं, और फेफड़े पढ़ते हैं। तो आप इसको ताल लीजिए, तो आगे की बात हम आगे करते हैं। तो श्वास नली के बारे में हम बात करते हैं। तो श्वास नली क्या होती है? श्वास नली एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, तरह इसके छल्ले पाए जाते हैं। तो छल्ले नुमा संरचना भी कह सकते हैं अपन इसे, छल्ले नुमा संरचना होती है। कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 5 इंच 5 इंच होती है। तो जल्लेनुमा संरचना पाई जाती है, इसकी लंबाई 5 इंच होती है तथा स्तंभाकार उपकला उत्तक तक की यह बनी होती है। पक्षमापिकाओं के द्वारा भी ये बनी होती है, पर घनत्व जो ये इसका आकार होता है वो चल्लेनुमा संरचना होती है। इसकी लंबाई 5 इंच होती है और स्तंभाकार उपकला उत्तक की ये बनी होती है। तो श्वास नली के बारे में हो गया है। तो नंबर बी पर हम बात करते हैं श्वसनी या श्वसनिका के बारे में। श्वसनी और श्वसनिका क्या होती है? जब श्वास नली जो होती है वो श्वास नली आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है। तो श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। श्वसनी बाएं और दाएं फेफड़ों में प्रवेश करती है। श्वसनी बाएं व दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है, जिन्हें प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। जो बाएं और दाएं फेफड़ों में प्रवेश करती है उन्हें प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। प्राथमिक श्वसनी के बाद यह द्वितीयक श्वसनियों में बढ़ जाती है और द्वितीयक श्वसनी के बाद ये तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है, जो कि फेफड़ों की ओर खुलती है। तो श्वसनी और श्वसनिका के बारे में यहाँ पर जानकारी हो चुकी है। और अंत में श्वसनिका जो है वो गुब्बारे नुमा संरचना में बढ़ जाती है। अंत में जो है वो श्वसनिका गुब्बारे नुमा संरचना में बढ़ जाती है। तो श्वसनी का अंत में गुब्बारे नुमा संरचना में बढ़ जाती है, जिसे कुपिका कहते हैं। तो श्वसनी का अंत में गुब्बारे नुमा संरचना में बढ़ जाती है, जिसे कुपिकाएं कहते हैं। कुपिकाओं में रक्त भरा होता है और रक्त में जो अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कुपिकाओं के द्वारा जब वायु के साथ ऑक्सीजन आती है, तो कुपिकाओं में भरा रक्त में ऑक्सीजन को भेज दिया जाता है और अपशिष्ट ऑक्सीजन को वापस बाहर निकाल दिया जाता है। तो श्वसनी और श्वसनिका के बारे में जानकारी हो गई है। तो आप इसको नंबर 3 पर हम बात करते हैं फेफड़ों के बारे में। फेफड़े या फुफ्फुस जिसे कहते हैं अपन। तो स्तनधारियों के सभी जितने जीव जो होते हैं कोर्डेटा संघ के अंदर, और स्तनधारी जो वर्ग होता है स्तनधारी जो वर्ग होता है मेमेलिया वर्ग, उसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सब जीव फुफ्फुस के द्वारा श्वसन करते हैं। तो स्तनधारियों में फुफ्फुस द्वारा श्वसन होता है।
नंबर दूसरी बात कि ये गुलाबी रंग के होते हैं, यह गुलाबी रंग के होते हैं, एक जोड़ी होते हैं मानव शरीर के अंदर। और मध्य पट या डायाफ्राम के ठीक ऊपर की ओर ये पाए जाते हैं। मध्य पट या डायाफ्राम के ठीक ऊपर की ओर पाए जाते हैं। तो मध्य पट व डायाफ्राम के ठीक ऊपर की ओर फेफड़े या फुफ्फुस पाए जाते हैं। दूसरी बड़ी बात कि फेफड़ों के अंदर असंख्य श्वसनिकाएं, कुपिकाएं व रक्तवाहिनियां पाई जाती है। तो फेफड़ों के अंदर असंख्य श्वसनिकाएं, कुपिकाएं, रक्तवाहिनियां परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। वह लसिका वाहिनियां पाई जाती है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक फेफड़ा जो होता है वो स्पंजी ऊतकों का बना होता है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतक का बना होता है। और इसके अंतर्गत लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फेफड़ों के अंदर कितनी संख्या में कुपिकाएं पाई जाती है। तो 30 मिलियन, लगभग 30 मिलियन। तो लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। फेफड़े जो होते हैं स्तनधारियों में फुफ्फुस द्वारा श्वसन होता है, गुलाबी रंग के होते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं मानव शरीर के अंदर। मध्य पट में डायफ्राम के ठीक ऊपर की ओर फुफ्फुस पाए जाते हैं। फेफड़ों के अंदर असंख्य श्वसनिकाएं, कुपिकाएं, रक्तवाहिनियां व लसिका वाहिनियां पाई जाती है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतक का बना होता है और लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर फेफड़े हो चुके हैं और इसको ताल लीजिए। तो नंबर 3 पर हम बात करते हैं श्वसन मांसपेशियों के बारे में। तो श्वसन मांसपेशियों में क्या होता है कि डायफ्राम के संकुचन से पसलियां बाहर की ओर आ जाती है। डायफ्राम के संकुचन से पसलियां बाहर की ओर आ जाती है और वक्षगुहा जो है, वक्षगुहा फूल जाती है और वायु अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है। और तब शिथिलन अवस्था में होता है तो डायफ्राम होता है वो फैल जाता है, वक्षगुहा जो सिकुड़ जाती है और जिससे वायु बाहर की ओर निकल जाती है। हम लिखते हैं कि डायफ्राम के संकुचन से फसलियां बाहर की ओर आ जाती है तथा वक्षगुहा फूल जाती है। तो डायफ्राम के संकुचन से फसलियां बाहर की ओर आ जाती है और वक्षगुहा फूल जाती है तथा वायु अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है।
तथा वायु अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है। तथा शिथिलन में जब शिथिल अवस्था होती है तो शिथिलन में डायाफ्राम, शिथिल अवस्था में जब होता है डायाफ्राम तो फैलता है, डायाफ्राम फैलता है तथा वक्ष गुहा जो होती है, डायाफ्राम जब फैलता है तो वक्ष गुहा जो होती है वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है, सिकुड़ती है तथा वायु बाहर की ओर छोड़ दी जाती है। श्वसन क्रिया विज्ञान भी कह सकते हैं कि जब हम वायु को अंदर की ओर लेते हैं तो डायाफ्राम संकुचन हो जाता है और संकुचन के कारण जो है पसलियां बाहर की ओर आ जाती है तथा जो वक्ष गुहा है वो वक्ष गुहा जो फूल जाती है तथा वायु अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है। शिथिलन अवस्था में जब होता है तो डायाफ्राम फैलता है तथा वक्ष गुहा जो है वो सिकुड़ जाती है तथा वायु बाहर की ओर छोड़ दी जाती है। तो श्वसन मांसपेशियां हो चुकी है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम अब बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रमुख बिंदुओं में कि तो एटीपी जो होता है, एटीपी को जब एडीपी जैव रूपांतरण में बदला जाता है तो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एटीपी को एडीपी जैव रूपांतरण में बदलने पर अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि मानव शरीर के अंतर्गत जो श्वसन होता है वो कहाँ पर संपन्न होता है। तो मानव शरीर के अंतर्गत हमने कोशिका पढ़ी थी और कोशिका के अंदर हमने एक कोशिकांग पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन जो है वो संपन्न होता है। तो श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो श्वसन किसके अंतर्गत संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। और मनुष्य में जो श्वसन दर होती है, मनुष्य में श्वसन दर वो होती है 17 से 19 प्रति मिनट, 19 बार प्रति मिनट। तो मनुष्य में श्वसन दर 17 से 19 प्रति मिनट होती है। मतलब मानव शरीर जो होता है वो मनुष्य जो होता है वो मतलब 17 से 19 बार जो है वो श्वास लेता है 1 मिनट के अंतर्गत, और 72 बार उसका जो दिल है वो धड़कता है। आगे हम बात करते हैं कार्बनिक अम्लों में श्वसन गुणांक जो होता है। कार्बनिक अम्लों में श्वसन गुणांक एक श्वसन गुणांक का मान एक होता है। तो कार्बनिक अम्लों में श्वसन गुणांक जो है वो 1 होता है तथा वह प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अल्कोहल का निर्माण होता है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। वह श्वसन प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अल्कोहल का निर्माण होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, या वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो चुके हैं कि एटीपी को एडीपी जैव रूपांतरण में तब बदला जाता है तो अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है मानव शरीर को। श्वसन जो है वो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है
मनुष्य में श्वसन दर 17 से 19 बार प्रति मिनट होती है। कार्बनिक अम्ल जो होता है, कार्बनिक अम्लों में जो श्वसन गुणांक होता है वो 1 होता है तथा वह श्वसन क्रिया जिसके अंतर्गत एल्कोहल का निर्माण होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।